अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लॉ गेट के लिए और जुडिशरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 17 को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 17 डिस्कस करता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, जिसके अंदर नियर अबाउट कोई 11 ऑफेंसेस हैं, जिसमें थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और उसके बाद आ जाता है चीटिंग, और चीटिंग के बाद हमारे पास आ जाता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बाद जो है हाईजैकिंग, हाईजैकिंग के बाद रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी के बाद है मिसचीफ, मिसचीफ। ठीक है, मिसचीफ के बाद आ जाता है क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, तो ये 11 किस्म के ऑफेंसेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास मज़ीद फिर उसकी जो है फ़र्दर काइंड्स भी बताई गई हैं। किस तरीके से फ़र्दर काइंड्स बताई गई हैं ये मैं आपको भी डिस्कस करता चलूँ। वो इस तरीके से बताया गया है कि ये तो हमारे पास एक चार्ट बता दिया गया कि भाई ये 11 किस्म के ऑफेंसेस हैं पीपीसी के अंदर, चैप्टर 17 के अंदर। अब जो हमारे पास ट्रेस पास है, ट्रेस पास की काइंड बताई गई कि भाई ट्रेस पास की भी फर्दर और काइंड्स है। किस तरीके से, एक आ जाता है ट्रेस पास, फिर क्रिमिनल ट्रेस पास, फिर ट्रेस पास बाय नाइट, फिर लर्किंग हाउस ट्रेस पास। क्योंकि ये जितने भी हमारे पास ट्रेस पास की काइंड्स हैं वो उनकी अलग अलग इकसाम और फिर उनकी अलग अलग पनिशमेंट्स बताई गई कि आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर जो है टाइम पीरियड में अगर आप ट्रेस पास करेंगे किसी के घर को, किसी की प्रॉपर्टी को, तो फिर आपको इतनी पनिशमेंट है, और अगर आप नॉर्मली करेंगे तो फिर आपको इतनी पनिशमेंट है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले आज हमने डिस्कस करना है थेफ्ट को, फिर उसके बाद जो है एक्सटॉर्शन को। अब जो हमारे पास थेफ्ट है, फिर उसके बाद आ जाता है एक्सटॉर्शन, उसके बाद आ जाता है रॉबरी, और डकैती। पहले ये 4 डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम दूसरे डिस्कस करेंगे। अब जब आप सेक्शन नंबर 378 ओपन करेंगे तो 378 के अंदर थेफ्ट बताया गया कि थेफ्ट क्या है, और थेफ्ट की पर्टिकुलर जो है हमारे पास डेफिनेशन बता दी गई। कह रहा है कि थेफ्ट के लिए क्या है, थेफ्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये है डिसऑनेस्टली और मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, डिसऑनेस्टली हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, विदाउट कंसेंट, और विदाउट कंसेंट अगर कोई होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मूव्स प्रॉपर्टी इन ऑर्डर, उसको हम कहेंगे थेफ्ट। एक्सटॉर्शन क्या है, एक्सटॉर्शन के अंदर, एक्सटॉर्शन को दोबारा डिस्कस करते हैं, थेफ्ट को अच्छे से समझ लें आप। कह रहे हैं कि थेफ्ट मतलब चोरी, डिसऑनेस्टली किसी की चीज़ चोरी करना, उसकी नॉलेज के बिना किसी कोई चीज़ छीन लेना, ठीक है, या फिर क्या कर लेना, छीनना नहीं आएगा, सॉरी, किसी की नॉलेज के बगैर आपने जो है चोरी से एक चीज़ जो है अपने कब्जे में ले ली, ठीक है, और मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और उसकी कंसेंट और नॉलेज के बिना हो, नॉलेज में भी हो तो भी ठीक है लेकिन उसकी मर्ज़ी के बिना हो। एक्सटॉर्शन क्या है, एक्सटॉर्शन के अंदर अब यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है खौफ आ गया। किस चीज़ का खौफ आया, कह रहा है कि जो हमारे पास एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन को इसने फर्दर एलोबरेट किया कि whoever intentionally puts a person in fear of injury, ठीक है, dishonestly person puts into fear delivers such property valuable security of thing steals may be converted into valuable security। एक्सटॉर्शन के अंदर भी dishonestly है लेकिन पुट इनटू फेयर है, पुट इनटू फेयर ऑफ इंजरी, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है आपने, और विदाउट कंसेंट, विदाउट कॉन्सेंट आ गया।
अब रॉबरी क्या है? रॉबरी के अंदर इसने कुछ हमें इस तरीके से बताया कि रॉबरी खुद से कुछ नहीं है, रॉबरी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन मिलकर ही क्या बनती है? रॉबरी बनती है। अब रॉबरी के अंदर ये है कि फेयर ऑफ डेथ आ गया, फेयर ऑफ डेथ आ गया, या फिर जो है हर्ट आ, ग्रीवियस हर्ट आ गया। जब किसी भी एक्सटॉर्शन, किसी भी थेफ्ट के अंदर, किसी भी थेफ्ट या किसी भी एक्सटॉर्शन के अंदर जब डेथ का खतरा आ जाए और ग्रीवियस हर्ट का खतरा आ जाए तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी रॉबरी में। अब डकैती क्या है? कह रहा है कि डकैती भी खुद से कुछ नहीं है, रॉबरी ही बल्कि क्या है? रॉबरी ही डकैती है। अब वो डकैती को इस तरीके से एलोबरेट करता है कि एवरी रॉबरी इज डकैती व्हेन इट इज कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन, कि जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग रॉबरी करें तो वो क्या हो जाएगी? वो जो है आपकी डकैती कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट हुआ आपका क्लियर कि इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशंस क्या कहती है हमें। उसके बाद जब हम गए थेफ्ट की तरफ, तो थेफ्ट के अंदर हमें कुछ जो है इलस्ट्रेशंस बताई गई। अब इलस्ट्रेशंस को पढ़ना बहुत ही नेसेसरी है लॉ गेट वालों के लिए, वो इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि इलस्ट्रेशन से भी सवाल बनते हैं। अब वो किस तरीके से बनेंगे? मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ तकरीबन कोई 12 से 15 इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, जिसके अंदर एक इलस्ट्रेशन ने हमें ये कहा कि ए जो है वो क्या करता है? पर्टिकुलर एक रिंग देखता है बी के हाउस के अंदर। किसके अंदर? बी के हाउस के अंदर, और वो वहाँ से वो चीज़ उठाता है। अब आप बताएं इसने कौन सा ऑफेंस किया? ठीक है, इसने कौन सा ऑफेंस किया? अब मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ए है ये बी के घर पे गया, और बी के घर पे जाने के बाद बी के घर के अंदर ये एक जो है रिंग देखता है और वो रिंग उठा लेता है। अब ये प्रिजम्पशन है कि बी के घर के अंदर मौजूद ए टू जेड सारी चीज़ें किसकी हैं? बी की हैं। दैट मीन्स कि उसने क्या किया? उसने जो है थेफ्ट कमिट की। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे ये पूछा गया कि क्या एक शख्स अपनी ही चीज़ की चोरी कर सकता है या नहीं कर सकता। इसको भी मैं मज़ीद एलोबरेट करता हूँ कि देखें, ये मेरे पास एक मोबाइल है। क्या है? मेरे पास एक मोबाइल है। मैं यहाँ पर मिस्टर समीर को दे जाता हूँ कि आप इसको अपने पास रखें, और मैं क्या करता हूँ, मैं जो है 1 घंटे बाद आके आपसे वापस लूँगा। ठीक है, अब होता कुछ इस तरीके से कि मैं जब वापस आया मैंने देखा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो अनअटेंडेड पड़ा हुआ है। अनअटेंडेड उसको देखा और मैंने उठा के अपनी पॉकेट के अंदर रख लिया। जैसे ही मिस्टर समीर यहाँ पर आए, मैंने उनसे कहा कि मेरा मोबाइल किधर है? उन्होंने कहा ओह वो तो यहाँ पर था, और जो है उसने हल्ला गुल्ला मचाया, उसने कहा कि वो चीज़ तो चोरी हो गई। अब वो क्या करता है? वो जाके पर्चा करवा देता है थेफ्ट का एक नामालूम अफराद के ख़िलाफ़। जब पकड़ा गया, फ़ोन ट्रेसिंग हुई तो पता चला कि फ़ोन तो मेरे पास ही था, और मैं पुलिस को ये कह देता हूँ कि ये तो फ़ोन था ही मेरा, मैंने इसको अमानत के तौर पे रखवाया था। तो क्या अब मैंने थेफ्ट की या नहीं की? बात अपनी प्रॉपर्टी की या किसी और की प्रॉपर्टी की नहीं है, बात किस चीज़ की है? डिसऑनेस्टली और मूवेबल प्रॉपर्टी की और विदाउट कंसेंट की। तो फिर मैंने भी अब उसी चीज़ की मैंने क्या की? मैंने थेफ्ट की। ज़ाहिर सी बात है मेरी इंटेंशन क्या थी? मैं उसको तकलीफ़ दूँ, मैं जो है कल आकर उससे उस चीज़ के पैसे वसूल करूँ। इस वजह से ही मैंने उसको ये कहा कि हाँ भाई ये चीज़ चोरी हो गई है। ये भी चीज़ क्लियर हुई थेफ्ट में। अब थेफ्ट को मज़ीद अगर हम एलोबरेट करें तो यहाँ पर कुछ और हमें एग्जांपल्स दी गई। ए पुट्स अ बिट ऑफ डॉग, इसको छोड़ दें, और इसके अंदर ये कुछ ये कह रहा है, ए पुट्स अ डॉग और हिज पॉकेट एंड थस इंड्यूसेस जेड्स डॉग टू फॉलो इट। कह रहा है कि ए क्या करता है? वो कुछ जो है बेट रखता है डॉग्स के, यानी कि जो डॉग्स की खाने की चीज़ें होती हैं वो जो है किसके अंदर रखता है? वो जो है पॉकेट में रखता है, और इंड्यूस करता है किसको? उकसाता है जेड के डॉग को कि वो उसको फॉलो करे। ठीक है भाई, उसको उसने फॉलो किया। हेयर इफ एज इंटेंशन बी डिसऑनेस्टली टू टेक द डॉग्स आउट ऑफ जेड्स पोजेशन विदाउट जेड्स कंसेंट हैज कमिटेड थेफ्ट एज सून एज जेड्स डॉग हैज बिगन टू फॉलो ए। कह रहे कि ए ने क्या किया? अपने पॉकेट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो खाने की, कुत्तों की खाने की चीज़ें होती हैं, वो अपने पॉकेट के अंदर रखी जेड्स के डॉग के सामने, और उसको उकसाया कि वो उसको फॉलो करे। अब उसकी अगर इंटेंशन थी कि वो कुत्ता उसको फॉलो करे और वो उसकी जेड की पोजीशन के आउट आ जाए, जेड की पोजीशन के आउट आ जाए, तो जैसे ही जेड का कुत्ता उसकी पोजीशन से बाहर निकला उसने थेफ्ट कमिट कर ली। ठीक है, चाहे फिर वो जब तक उसको लेके जा रहा है तब तक के लिए, लेकिन उसने क्या किया? उसने उसकी जो है थेफ्ट कमिट कर ली। इसी तरीके से कुछ और भी इलस्ट्रेशंस हैं। ये आपने वन बाय वन ए बी सी डी और जो है पी से आगे भी मेरे ख्याल से जाती नहीं, पी तक है। अब ये पी तक जो है आपने 1 से 2 बार गो थ्रू लाजमी कर दी है।
सारी की सारी इलस्ट्रेशंस, कुछ प्रिजम्पशन मैंने आपको बताई, 2 से 3 मैंने आपको एग्जांपल दे दी हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आप इसके इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आपको A to Z क्लियर हो जाएगा थेफ्ट क्या है। पीपीसी के अंदर सबसे ज़्यादा इलस्ट्रेशन थेफ्ट की ही है। उसके बाद क्या है, पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट की पनिशमेंट कितनी है, मैक्स 10 to 3 years विद फाइन और बोथ। और थेफ्ट की पनिशमेंट कितनी है, 3 साल, 3 साल और फिर जो है उसके साथ फ़ाइन या फिर दोनों भी हो सकता है। उसके बाद आ जाएँ किसकी तरफ, थेफ्ट ऑफ ड्वेलिंग हाउस के थेफ्ट की भी फर्दर काइंड बताई गई। अब देखें ये 11 काइंड ऑफ ऑफेंसेस हैं, इसकी अदर भी काइंड्स हैं। अगर थेफ्ट किसी के घर के अंदर है, हूएवर कमिट्स थेफ्ट इफ एनी ड्वेलिंग हाउस वेसल बिल्डिंग यूजेस ह्यूमन ड्वेलिंग, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट। किसी घर के अंदर अगर चोरी की जाए तो फिर 7 साल तक की सज़ा है। और अगर कोई क्लार्क और सर्वेंट प्रॉपर्टी पोजेशन ऑफ मास्टर करे तो फिर उसकी सज़ा कितनी है, उसकी सज़ा भी 7 साल है। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखें कि लॉ और शरीया हमें ये कहती है कि अगर बीवी अपने हस्बैंड की चोरी करे तो वो थेफ्ट नहीं है। उसके बाद थेफ्ट ऑफ अ कार, मोटर व्हीकल, उस और अगर कोई व्हीकल, मोटर व्हीकल की जो है थेफ्ट करता है, मोटरसाइकिल की जैसे होती है ना थेफ्ट। अभी आपने देखा होगा कि एनसी कार्ड देते थे पहले, तो जैसे ही इसके ऑफेंसेस की इंक्रीजिंग हुई कराची के अंदर, तो फिर इसको जो है अमेंड कर दिया गया। और अमेंडमेंट के बाद जो है हमारे पास ये ऑफेंस आया और इसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी है, वो पनिशमेंट आ जाती है 7 years। थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड काजेज डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर कमिटेड द थेफ्ट। कह रहा है कि थेफ्ट करता है कोई शख्स किस लिए, ताकि डेथ काज कर सके, हर्ट कर सके, इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, तो उसकी पनिशमेंट फिर जो है 10 साल से ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर इसकी भी इलस्ट्रेशन दी गई। और एक्सटॉर्शन पे आ जाए। एक्सटॉर्शन मैंने आपको समझाया कि हूएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फेयर, अगर कोई किसी को खौफ व हिरास में रखे उसको इंजरी पहुंचाने के लिए, इंजरी माइनर है, ठीक है, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट नहीं है और डेथ नहीं है, माइनर इंजरी पहुंचाने के लिए, तो उसने अगर कोई ऑफेंस किया तो उसने क्या किया, उसने जो है थेफ्ट नहीं किया बल्कि एक्सटॉर्शन किया। एक्सटॉर्शन के देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो है इंजरी का खौफ नहीं था, यहाँ पर इंजरी का खौफ आ गया, तो फिर ये क्या कहलाएगा, इसको हम एक्सटॉर्शन कहेंगे। एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट कितनी है, वो है 3 साल विथ फाइन और बोथ। मतलब कहने का मकसद क्या है, ये याद किस तरीके से होगा कि थेफ्ट की और एक्सटॉर्शन की, जो सिंपल थेफ्ट और सादा थेफ्ट और सादा जो एक्सटॉर्शन है उसकी पनिशमेंट कितनी है, 3 साल। पुटिंग पर्सन इन फेयर ऑफ इंजरी कमिटेड एक्सटॉर्शन, तो फिर उसकी क्या आ जाएगी, एक्सटेंड टू 2 years। और एक्सटॉर्शन पुटिंग पर्सन विथ फेयर ऑफ डेथ और ग्रीवस हर्ट आ जाएगा, तो फिर उसकी जो है 10 साल से ज़्यादा, एक्सटेंड टू 10 years। उसके बाद आ जाएं आप किसकी तरफ, रॉबरी की तरफ। अब रॉबरी क्या है, रॉबरी खुद से कुछ नहीं है जिसके अंदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन हो और उसके अंदर इमीडिएट डेंजर ऑफ डेथ और हर्ट आ जाए। इमीडिएट डेंजर किस तरीके से आएगा, इमीडिएट डेंजर इस तरीके से आ जाएगा कि मैं आपको क्या करूं, मैं आपको कहूं कि इस प्रॉपर्टी पे सिग्नेचर करो, अदरवाइज मैं आपको जान से मार दूंगा। अब जो रॉबरी है ये मूवेबल की भी हो सकती है, इमूवेबल की भी हो सकती है। इमीडिएट डेंजर ऑफ डेथ आ जाए, ग्रीवियस हर्ट आ जाए, फिर उसको हम क्या कहेंगे, ये रॉबरी है। और रॉबरी के बाद फिर इसने फर्दर हमें क्या बताया, रॉबरी के बाद इसने हमें फर्दर ये बता दिया कि हमारे पास रॉबरी के बाद क्या आ जाता है, रॉबरी एंड डकैती। व्हेन extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of fear। फिर वही बात आ गई कि अगर वो खौफ और हिरास में हो। डकैती when 5 or more person conjointly commit robbery where the whole number of person conjointly committed attended to person present, मतलब कि उसके अंदर वो जो 5 हो उनकी प्रेजेंस हो, ठीक है, चाहे फिर वो सलाहकार में ही क्यों ना शुमार हो, लेकिन उनकी क्या होनी चाहिए, उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए। जब उनकी प्रेजेंस होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डकैती, ठीक है। तो अब आपने याद किस तरीके से रखना है कि इन दोनों की जो सज़ा है, सादा थेफ्ट और सादा एक्सटॉर्शन की 3 years है विथ फाइन और बोथ। और फिर उसके बाद जो है पनिशमेंट ऑफ रॉबरी पे आएंगे, इम्प्रिजमेंट में भी एक्सटेंड फॉर 14 years। और इसके जो है आपने सेक्शंस भी याद रखने हैं, 390, 378 और एक्सटॉर्शन है 383 है। और उसके बाद जब डकैती आएगा 391 है, 391। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़। अब पनिशमेंट ऑफ जो रॉबरी है वो इम्प्रिजमेंट में भी एक्सटेंड टू 14 years, एक्सटेंड टू 14 years आ जाएगा।
और जो डकैती है, डकैती के बारे में कुछ इसने ये कहा कि अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, अगर कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करे यानी कि वो पकड़ा गया और उसने रॉबरी नहीं की, जब उसने रॉबरी नहीं की और वो पकड़ा गया तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, फिर उसकी जो है हाफ हो जाएगी और वो हो जाएगी 7 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद है काजिंग हर्ट कमिटिंग रॉबरी वॉलेंटरली काजिंग हर्ट, अगर कोई वॉलेंटरली काजिज करे, हर्ट करे, तो फिर उसकी जो पनिशमेंट है वो चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 ईयर्स और मोर नॉट मोर देन 10 ईयर्स, यानी कि 4 से 10 साल तक। उसके बाद आ जाए पनिशमेंट ऑफ डकैती, हुएवर कमिट्स डकैती shall be punished with imprisonment, rigorous imprisonment for a term which may extend to 4 to 10 ईयर्स, यानी कि इसकी भी कितनी हो गई, इसकी भी हो गई 4 to 10 ईयर्स। 4 to 10 ईयर्स का मतलब ये है कि 4 साल से कम नहीं होगी और 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद डकैती विथ मर्डर, अगर कोई डकैती करे और डकैती के दौरान मर्डर हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर जो है एवरी वन ऑफ दोज पर्सन शल बी पनिश्ड विथ डेथ, विथ डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, रिगोरियस इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ आ गया और वो भी रिगोरियस। उसके बाद नॉट लेस देन फॉर अ टर्म रिगोर्स फॉर अ टर्म शल नॉट बी लेस देन 4 ईयर्स मोर देन 10 ईयर्स, फिर यही बात आ गई कि अगर होगी कम से कम होगी तो 4 साल, 4 साल से फिर 10 साल, अदरवाइज ये दोनों भी पनिशमेंट उसको मिल सकती हैं। और रॉबरी विद द इंटेंशन ऑफ हर्ट, अगर ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए है तो फिर क्या होगा, फिर जो अगर कोई शख्स डेडली वेपन के साथ पाया गया तो फिर उसकी जो है 7 साल से कम सज़ा नहीं होगी। अब ये देखें, ये हम बेरेक्ट से पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी गाइड से पढ़ते, अगर हम किसी जो है स्मार्ट नोट से पढ़ते या किसी से भी नोट से, किसी के नोट से भी पढ़ते, वहाँ पर आपको मिस्टेक्स देखने को मिलती कि पनिशमेंट्स में मिस्टेक्स मौजूद हैं। उसके बाद आ जाएं पनिशमेंट बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैत, अगर कोई गैंग ऑफ डकैत के साथ बिलोंग करता है उसकी पनिशमेंट कितनी है, उसकी पनिशमेंट फॉर लाइफ, रिगोरियस इम्प्रिजमेंट नॉट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, जो कि 10 साल है, और जो है हमारे पास इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। उसके बाद आ जाता है पनिशमेंट बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स, फिर कमिटिंग डकैती, ये सारे के सारे ऑफेंसेस आ जाते हैं हमारे पास इन 4 से रिलेटेड। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास हाईजैकिंग। अब जो हाईजैकिंग है, हाईजैकिंग के अंदर क्या बताया गया, अब जो हाईजैकिंग है इसकी अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन को देखा जाए तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें कुछ यूँ कहती है कि हुएवर अनलॉफुली बाय द यूज ऑफ शो ऑफ फोर्स बाय थ्रेट ऑफ एनी काइंड सीज एंड कंट्रोल ऑफ एयरक्राफ्ट इज सेट टू कमिट हाईजैकिंग। हाईजैकिंग हम इसे कहते हैं कि अगर कोई भी शख्स क्या करे, कंट्रोल ऑफ फोर्स करे और सीज करे, सीज कर दे किसी भी एयरक्राफ्ट को, जहाज़ को, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसने उसको हाईजैक कर दिया। लोगों के साथ आप देखते हैं कि ऐसा होता है कि वो जो है जहाज़ पे जा रहे होते हैं, उसको हाईजैक कर लिया जाता है, चाहे फिर वो जहाज़ हो, चाहे फिर वो जो है किसी पर्टिकुलर जो है ट्रेन हो या फिर बस हो, उसको भी हम हाईजैकिंग के ज़ुमरे में ला सकते हैं। पनिशमेंट ऑफ हाईजैकिंग कितने, ओवर कमिट्स कंस्पायर्स, उकसाना, किसी को अबेट करना, ठीक है, हाईजैकिंग पनिशमेंट विद डेथ, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ शैल नॉट बी लेस देन फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फाइन। अब कह रहा है कि जो हाईजैकिंग है, अगर कोई भी शख्स उसको उकसाए या फिर उसकी अटेम्प्ट करे तो भी उसकी सज़ा मौजूद है, कि उसकी अगर कोशिश की जाए, उसका सलाहकार बने, उसकी जो है प्रिपरेशन करे और फिर बाद में वो उधर मौजूद ना हो तो उसकी जो उसको भी सज़ा मिलेगी। और वो सज़ा कितनी होगी, वो सज़ा होगी इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है, और फिर जो है उसको फॉरफिट भी किया जाएगा प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाता है पनिशमेंट ऑफ हार्बरिंग हाईजैकिंग, 402C के अंदर मौजूद है। अब ये पनिशमेंट ऑफ हार्बरिंग हाईजैकिंग क्या, हुएवर नोइंग हार्बर ऑफ एनी पर्सन whom he knows has reason to believe has reason to be a person who is about to commit and has committed the abetted the offender hijacking, knowing permits meet or assembly in such person imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो इसकी भी पनिशमेंट कितनी है, इसकी पनिशमेंट भी हो गई आपकी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। उसके बाद आ जाएं
उसके बाद डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ये है कि हूएवर डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट्स, मिस अप्रोप्रिएट का मतलब कि कन्वर्ट इनटू ओन यूज, और कन्वर्ट इनटू ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years विद फाइन और बोथ। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ये होती है कि एक हमारे पास क्या है, दो किस्म के सेल फोन है, दो किस्म के सेल फोन मौजूद हैं यहाँ पर, और दोनों के दोनों सेम ही जो है मॉडल है। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ, मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए यहाँ से मोबाइल उठाता है अपना समझ के, क्या करता है अपना समझ के, और बाद में उसको जब वो घर गया उसको पता चला कि ये तो मेरा है ही नहीं, वो चीज़ मेरी तो है ही नहीं, और उसको क्या कर लेता है, वो वापस आता है देखता है कि यहाँ पर तो कोई खामोशी मची हुई है और यहाँ पर तो सर को कोई वो भी नहीं है कि ये जो है सर ने अपने मोबाइल के साथ मेरा मोबाइल एक्सचेंज कर दिया है। अब वो उस प्रॉपर्टी को अपने यूज़ के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। जब वो अपने यूज़ के अंदर कन्वर्ट कर लेता है डिसऑनेस्टली, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर क्या है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर सिंपल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होता तो उसके अंदर डिसऑनेस्टली थी ही नहीं, इंटेंशन भी तो होना ज़रूरी है। उसके बाद उसकी इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं, इलस्ट्रेशंस को पढ़ लीजिएगा। फर्दर है हमारे पास क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, हूएवर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर हमें कुछ इस तरीके से बताया जाता है कि हूएवर बीइंग एनी मैनर इंटरेस्टेड विथ प्रॉपर्टी, मैं आपको इंटरेस्ट करता हूँ कोई भी अपनी प्रॉपर्टी, विथ एनी डोमिनेशन ओवर प्रॉपर्टी, के आप इस प्रॉपर्टी को होल्ड करें, पजेस करें, dishonestly misappropriates of convert into own use, dishonestly uses or disposes that property in violation of direction of law। ठीक है, उसके बाद जो है लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड मेड कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या जो सेक्शन है वो 405 है। इसके अंदर सिंपली हमें इतना बताया गया है कि अगर कोई भी शख्स क्या करता है कि मैं जो है मिस्टर ए है, ए बी को क्या करता है, कोई भी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट करता है कि ये आप अपने पास रखें और मैं इतने टाइम के बाद आपसे ले लूँगा। जैसे ही टाइम पीरियड पूरा होता है वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के मद्देनज़र रखते हुए वो जो है बाद में कहता है कि मुकर जाता है, वो कहता है ये तो चीज़ मेरी है, उसको अपने यूज़ के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। जब उसने उस प्रॉपर्टी को अपने यूज़ के अंदर कन्वर्ट किया और उसको अपने इस्तेमाल में ले आया और उसको उसकी जो है इंटेंशन डिसऑनेस्ट थी, तो उसको हम कहेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसने अमानत में ख़यानत की। पनिशमेंट क्या है इसकी, 7 years विद फाइन और बोथ। एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि बढ़ सकती है, यानी कि वहाँ तक और 7 साल तक की सज़ा है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर मतलब कि अच्छा इसको छोड़ दें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद आ जाता है 410 स्टोलन प्रॉपर्टी। रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी को अगर आप देखें, ये जो हमारे पास रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि आपने अक्सर देखा होगा मार्केट के अंदर जो चोर होते हैं वो एक पर्टिकुलर दुकानदार को ही अपना सोना बेचते हैं, और वो सुनार क्या करते हैं, वो सुनार जो है उस चोरी के सोने को पिघलाकर उस पर कोई नया डिज़ाइन बना लेते हैं। अब पर्टिकुलर जो एक शॉपकीपर है वो जो है क्या करता है, चोरी की ही बार बार चीज़ें जो है वो ख़रीदो फरोख्त करता है, तो उसके ऊपर भी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसके लिए फिर क्या है, अलग से सेक्शन मौजूद है। सबसे पहले इसको डिफाइन किया गया 410 के अंदर कि स्टोलन प्रॉपर्टी होती क्या है। प्रॉपर्टी इन पोजेशन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी, और प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज़ बीन कमिटेड डेजिग्नेटेड एज स्टोलन प्रॉपर्टी। कह रहा है कि स्टोलन प्रॉपर्टी के ज़ुमरे में वो प्रॉपर्टी आएगी जो क्या है, जो कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, ठीक है। अब डकैती देखें यहाँ पे हट गया, क्योंकि डकैती खुद से कुछ नहीं है, डकैती थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन ही डकैती है। या फिर क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड हो तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, वो प्रॉपर्टी जो है स्टोलन प्रॉपर्टी है। अगर कोई शख्स रिसीव करे स्टोलन प्रॉपर्टी को तो उसकी सज़ा कितनी है, उसकी सज़ा जो है एक्सटेंड हो सकती है 3 years विथ फाइन और बोथ। उसके बाद आ जाता है डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी कमीशन ऑफ डकैती। अगर कोई डकैती हुई है और उस डकैती का जो सामान है वो अगर किसी ने रिसीव किया है तो उसकी जो सज़ा है वो बढ़ जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड लायबल टू फाइन, 10 साल हो जाएगी। उसके बाद चीटिंग पे आ जाए, 415 चीटिंग का है।
whoever by receiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property, person consent that any person shall retain any property, intentionally induces such person deliver to do or omit to do anything, omit where not to delivered, deceived, and such in which act omission causes likely to cause damage or harm अदर पर्सन बाय बॉडी रेपुटेशन इज कॉल्ड चीट। चीट का मतलब क्या है? चीट का मतलब कि चीटिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई शख्स आपको धोखा दे, धोखा किस तरीके से दिया जाएगा? अ डिसऑनेस्ट कंसील ऑफ फैक्ट विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कह रहा है कि ए है बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी सिविल सर्विस इंटेंशनली डिसीव्स दैट थस डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस दैट टू लेट हिम हैव द क्रेडिट गुड्स। अब यहाँ पर ये होता है कि ए है और बी है। ए बी को क्या कहता है कि ये आप प्रॉपर्टी मुझे दो और ये प्रॉपर्टी मुझे आप दोगे तो फिर जो है ये प्रॉपर्टी मैं सी तक पहुंचा दूंगा, और वो ये प्रिटेंड करता है वो डिलीवरी बॉय है। रिसीव करने के बाद वो कहता है कि मैं तो डिलीवरी बॉय था ही नहीं। या मैं क्या करता हूँ, मेरी तरह अक्सर जो हमारे साथ होता है एकेडमी के अंदर, मेरे नाम पर आपसे कोई फ़ीस ले लेता है। क्या करता है? मेरे नाम पर आपसे कोई फ़ीस ले लेता है। आपको कोई मैसेज आता है और वो कहता है मैं सर मोहम्मद मुबारक बात कर रहा हूँ और आप जो है मुझे इस नंबर पे आप जो है इजी पैसा कर दें या जेस कैश कर दें। जब आपने पैसे भेज दिए, बाद में आपने मुझसे पूछा, मैं कहता हूँ कि मैंने तो ऐसी कोई मैसेज भी नहीं किया और ये मेरा नंबर भी नहीं है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे चीटिंग। ये किसके ज़ुमरे में आएगा? ये आएगा चीटिंग के ज़ुमरे में। उसके बाद आ जाए 416। 416 क्या कहता है? चीटिंग बाय पर्सोनेशन। चीटिंग बाय पर्सोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चीटिंग बाय पर्सोनेशन ये है कि आप एडवोकेट अभी नहीं बने, ठीक है, आप कोर्ट के अंदर जाते हैं और आप प्रिटेंड करते हैं दैट यू आर एन इनरोल्ड एडवोकेट। तो आपने क्या किया? आपने किया चीटिंग इन पर्सोनेशन, ठीक है। या फिर एक जो है ब्रिगेडियर की ड्रेस में आता है एक शख्स और वो कहता है कि मैं ब्रिगेडियर हूँ, जबकि वो होता कुछ भी नहीं है, तो फिर उसने क्या किया? चीटिंग इन पर्सोनेशन। चीटिंग इन पर्सोनेशन इसे कहते हैं। पनिशमेंट ऑफ चीटिंग क्या है? विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर विद फाइन और बोथ। अगर कोई शख्स चीटिंग करे तो उसकी सज़ा कितनी है? उसकी सज़ा आ जाती है 1 साल तक की, ठीक है। उसके बाद इम्प्रिजमेंट पर्सोनेशन की क्या है? 7 ईयर्स विद फाइन और बोथ। 7 ईयर्स विथ फाइन और बोथ। उसके बाद 420 चीटिंग डिसऑनेस्ट इंड्यूसेस डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉडुलेंट डीड और डिसपोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई शख्स फ्रॉडुलेंटली तरीके से डीड बनाए और डिसपोजेस करे किसी की प्रॉपर्टी, तो उसकी क्या पनिशमेंट है? कह रहा है कि कोई भी शख्स क्या करता है? डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंट तरीके से एक डीड बनाता है, उससे साइन करवाता है और उसकी प्रॉपर्टी को पजेस कर लेता है, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी है? वो है 2 साल और फिर विद फाइन और बोथ। उसके बाद आता है मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब क्या है? नुकसान रसानी। अब यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा गया, एक प्रीपोजिशन दी गई कि क्या जो जानवर है, एनिमल की अगर कोई शख्स डेथ काज कर ले तो फिर क्या उसके ऊपर कौन सा पर्चा होगा? अक्सर लोगों ने जो है किसी काइंड में ले गए कत्ल की कि ये कत्ले शिबी अहमद है, ठीक है, कत्ले बिस्सबब है, कत्ले ख़ता है, जबकि ये कत्ल नहीं है। ये क्या है? ये है मिसचीफ, नुकसान रसानी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमने जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हमने जो है एक पर्सन की डेफिनेशन क्लियर की थी, पूरा चैप्टर था। उसके अंदर हमें ये बताया गया कि पर्सन वो शख्स है जिसके क्या हो? राइट्स हो और ड्यूटीज़ हों। जब राइट्स और ड्यूटीज़ में से एक भी चीज़ मिस है तो फिर वो पर्सन के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। और पीपीसी के अंदर भी हमने ये चीज़ पढ़ी। खैर, तो वो अगर कोई भी शख्स किसी का जानवर मार दे तो वो मिसचीफ में आएगा, जिसके ऊपर सेक्शन कौन सा लगेगा? 428 का डेफिनेशन का जो है सेक्शन है। उसके बाद क्या है? उसके बाद कमिटमेंट ऑफ मिसचीफ क्या है? एक्सटेंड टू 3 मंथ्स। अब यहाँ पर यह है कि मिसचीफ किन किन चीज़ों की हो सकती है। आपने अक्सर देखा है कि बच्चे क्या करते हैं? गाड़ी के ऊपर रगड़ मार के चले जाते हैं, चाबी से निशान लगा के चले जाते हैं। ये भी नुकसान रसानी के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपसे बिलोंग करती है। कोई जानवर आपके जानवर को मार दे जान से या फिर उसको नुकसान पहुँचाए तो फिर भी वो क्या आएगा? मिसचीफ के ज़ुमरे में ही काउंट होगा। उसके बाद
और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसी तरीके से आपसे मिलती जुलती, आपसे बिलोंग करती हुई कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाए वो मिसचीफ में आएगा, जिसकी पनिशमेंट क्या है, एक्सटेंड टू 3 मंथ्स है। अब कह रहा है कि मिसचीफ, अब यहाँ पर लेजिस्लेशन की मिस्टेक देखें कि यहाँ पर आपको 50 रुपये से लेके 100 रुपये के जानवर भी मिलेंगे। अफसोस की बात है कि वैल्यूएबल ऑफ 10 रुपीज़ कह रहा है कि अगर कोई शख्स 10 रुपये से ज़्यादा का जानवर मार दे, 10 रुपये से ज़्यादा का जानवर मार दे तो उसकी सज़ा अलग, फिर अगर कोई शख्स 50 रुपये का जानवर मार दे तो उसकी सज़ा अलग। अब ये लेजिस्लेशन ने अभी तक इन वर्ड्स को जो है अमेंड नहीं कर पाई, अफसोस की बात है। खैर, तो 50 रुपये की से ज़्यादा अगर कोई चीज़ होगी तो उसकी जो है पनिशमेंट 2 साल होगी, और अगर 10 रुपये से ज़्यादा आपका कोई जानवर है तो उसकी पनिशमेंट एक्सटेंड टू 2 ईयर्स विद फाइन और बोथ है, और अगर 50 रुपये से ज़्यादा का आपका कोई जानवर है तो फिर उसकी 5 साल सज़ा है। इसका मतलब ये है कि 50 रुपये के से ऊपर सारे के सारे जानवर आपके 50 रुपये से ऊपर ही होंगे तो सज़ा कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स। उसके बाद फर्दर इसकी काइंड से मिसचीफ बाय इंजरिंग पब्लिक, और फिर इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर जाए। 441 कहता है क्रिमिनल ट्रेसपास। ट्रेसपास समझ में आया, किसी की प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल होना ट्रेसपास। अब ट्रेसपास की कुछ काइंड्स हैं, किस तरीके से काइंड्स हैं कि मिसाल के तौर पे आपसे ये पूछा गया कि ए बी के घर में दाखिल हुआ, उसकी कॉन्सेंट के साथ, किसी कॉन्सेंट के साथ, बी की कॉन्सेंट के साथ वो दाखिल हुआ। दाखिल होने के टाइम पे उसकी मर्ज़ी थी। अब बाद में क्या हुआ, ए और बी का आपस में झगड़ा हुआ और बी ने उसको सिर्फ ये कह दिया आप यहाँ से चले जाओ। वो नहीं गया, वो उधर ही खड़ा रहा, वो मज़ीद उसने जो है गालम गलोच की। तो क्या ये क्रिमिनल ट्रेसपास में काउंट होगा या नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है ये भी क्रिमिनल ट्रेसपास के अंदर ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो उसके कहने के बावजूद नहीं गया। Whoever enters into upon a property possession of another with intent to commit an offence, immediate insult or annoy any person possession of such property, कह रहे किसी को इंसल्ट करने के इरादे से, किसी को अनॉय करने के इरादे से अगर कोई किसी के घर के अंदर, किसी की प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिमिनल ट्रेसपास। इसके इंग्रेडिएंट्स फिर बताए गए। फिर हाउस ट्रेसपास क्या है, whoever commits criminal trespass by entering into remaining आ गया। रिमेनिंग का वर्ड क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि वो पहले इंटर होता है उसकी कॉन्सेंट के साथ, बाद में उसकी कॉन्सेंट चेंज हो जाती है और वो ये कहता है कि आप मज़ीद मेरे घर में ना रुकें, आप यहाँ से चले जाएं, और वो फिर भी नहीं जाता। जब वो दोबारा नहीं गया तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि उसने जो है ट्रेस पास की। अगर वो घर के अंदर है तो वो हाउस ट्रेस पास कहलाएगी, अगर वो जर्नली किसी प्रॉपर्टी के अंदर है तो वो जो है सिंपल क्रिमिनल ट्रेस पास कहलाएगी। उसके बाद फर्दर इसको जो है इसकी अदर काइंड्स भी बताई गई, अब यहाँ पर क्या है पीपीसी के अंदर कि पहले तो आपको ये बताया जाता है कि भाई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन का सेक्शन है, उसके बाद जो है उसकी पनिशमेंट का सेक्शन है। लेकिन जब आप ट्रेस पास पढ़ेंगे तो ट्रेस पास के अंदर काइंड्स बताई जाती हैं कि ये काइंड्स हैं ट्रेस पास की। फिर उसके बाद जो है 4 से 5 सेक्शंस कंप्लीट होने के बाद फिर फर्दर वो जो है लिस्ट बना देता है कि भाई अगर आपने इस काइंड की ट्रेस पास किया तो इसकी इतनी पनिशमेंट है, फिर उसकी इतनी पनिशमेंट है, उसकी इतनी पनिशमेंट है और उसकी इतनी पनिशमेंट है। खैर, अब यहाँ पर हमारे पास लर्किंग हाउस ट्रेस पास आया, तो whoever commits house trespass having taken precautions to conceal such trespass, some persons who has a right to include or eject trespass from the building vessel, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहेंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई शख्स प्रिकॉशंस के साथ कंसील करे, क्या कंसील करता है, किसी ऐसे शख्स के साथ मिल जाता है जो कि जिसकी एक्सेस है उसके घर के अंदर और वो उसको मुदाखलत दे देता है, उसको हम लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहेंगे। लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, यही हाउस ट्रेसपास हो और आफ्टर सनशाइन यानी कि मगरिब के बाद, तो फिर उसको हम हाउस ट्रेसपास बाय नाइट कहेंगे। हाउस ब्रेकिंग क्या है? हाउस ब्रेकिंग आपने अक्सर सुना होगा कि पहले के चोर क्या करते थे, रात के अंधेरे में उनके पास कोई औज़ार होते थे, वो औज़ार जो है वो टक टक थोड़ा थोड़ा कर करके दीवार के अंदर सुराख करते थे और वो अंदर हो जाते थे। उसको हम कहते हैं हाउस ब्रेकिंग। ठीक है, हाउस ब्रेकिंग के अंदर फिर वो 6 तरीके बताता है कि कौन कौन से 6 तरीके हैं जिन तरीक़ों से घर के अंदर हाउस ब्रेकिंग के थ्रू अंदर इंटर हुआ जा सकता है। कह रहा है कि फर्स्टली इफ़ ही इंटर्स और क्विट्स थ्रू अ पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ, यानी कि वो खुद से कोई रास्ता बनाता है,
इफ़ ही इंटर्स और क्विट्स थ्रो एनी पैसेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ, यानी कि ऐसे रास्ते से जाता है जो कि किसी की नॉलेज में नहीं है कि ये भी रास्ता अंदर जाने का हो सकता है। इफ़ ही इंटर्स और क्विट थ्रो एनी पैसेज विच ही और एनी अबेटर ऑफ हाउस ट्रेसपास हैज़ ओपनड, कोई ऐसा रास्ता जो कि उसने या फिर उसके साथ उसका कोई सलाहकार है उसने जो है उसको खोल के दिया कि आप यहाँ से इंटर हो जाएं, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, ये भी एक तरीका हाउस ब्रेकिंग का है। फिर फर्दर और भी बताई गई कि इफ़ इंटर्स क्विट ओपनिंग लॉक और इन ऑर्डर टू द कमिटिंग इफ हाउस ट्रेसपास और ऑर्डर टू क्विटिंग हाउस ट्रेसपास, कह रहा है कि दरवाज़ा बंद है अंदर से और उसने चाबी का इस्तेमाल किया और वो अंदर इंटर हो गया, ठीक है, अंदर इंटर हुआ और फिर उसने कार्रवाई की, यानी कि उसने क्या किया, उसने चोरी की और चोरी करके बाहर निकल गया, तो फिर उसको भी हम हाउस ब्रेकिंग के ज़ुमरे में ही लेकर आएंगे। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, जाहिर सी बात है जब मगरिब के बाद अगर ये हाउस ब्रेकिंग हो तो फिर उसको हम नाइट में ले आएंगे। अब आ जाएगा 447 से ऑनवर्ड, जब आप 447 से ऑनवर्ड जाएंगे तो फिर इसकी पनिशमेंट शुरू हो जाएंगी। क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट कितनी, एक्सटेंड टू 3 मंथ्स एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 1500 रुपीज़। फिर पनिशमेंट ऑफ हाउस ट्रेसपास कितनी है, 1 ईयर विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़, 3000 रुपये, ठीक है। हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिटिंग पनिशमेंट विद डेथ, अगर कोई हाउस ट्रेसपास करे इस नियत से कि जो वो जुर्म करने जा रहा है वो जो है पनिशेबल विद डेथ है, तो उसको जो है सज़ा कितनी होगी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, रिगोरियस इम्प्रिजमेंट, और जो है 10 साल उसकी सज़ा है, यानी कि कम से कम 10 साल है और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। और अगर वो कोई किसी ऐसे इरादे के साथ घर के अंदर दाखिल होता है कि जिसकी सज़ा इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, तो फिर उसकी सज़ा कितनी है, नॉट एक्सटेंडेड टू 10 ईयर, 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर उसके बाद बताया गया हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट, अगर कोई इस नियत के साथ घर के अंदर दाखिल हो कि वो जो है कमिट करे ऑफेंस जो कि पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट हो, तो उसकी सज़ा कितनी है, 7 साल। अगर कोई रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के इरादे से किसी को असॉल्ट करने के इरादे से हाउस ट्रेसपास करे तो उसकी सज़ा कितनी हो जाएगी, 7 साल। और लर्किंग हाउस ट्रेसपास की कितनी है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास की है 2 साल। ये इस तरीके से आपने चार्ट बना लेना है घर के अंदर किसी पेज के अंदर, ठीक है, स्टिकी नोट्स ले लें, उसके अंदर बना लें कि भाई इसकी इतनी सज़ा है, इसकी इतनी सज़ा है, इस ऑफेंस की इतनी सज़ा है, इस ऑफेंस की इतनी सज़ा है। तो करते करते जब आप इन ऑफेंसेस की सज़ाएँ बार बार रिपीट करते रहेंगे, रिपीटेशन करते रहेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद होती रहेंगी। उसके बाद लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ हर्ट है, उसकी सज़ा कितनी है, उसकी सज़ा एक्सटेंड टू 10 ईयर्स है। और इसी तरीके से फिर ये आपका चैप्टर हो जाता है क्लोज, जो कि 461 पे जाके क्लोज होता है, 462 पे जाके क्लोज होता है, ऑफेंस विद कमिटेड पर्सन। खैर, अभी आपने आपका जो टास्क है वो करना क्या है, आपने देखें 11 किस्म के हमने ऑफेंसेस पढ़े, ठीक है। फिर उनके अंदर फर्दर काइंड्स बताई गई कि इनके भी सब काइंड्स हैं जो कि फर्दर एलोबरेट हुई। फिर उसके बाद उनकी सज़ाएं बताई गई कि भाई इस तरीके के ज़ुमरे में अगर आपने ये ऑफेंस किया, अगर आपने जो है रॉबरी की या थेफ्ट की इस बंदे ने, तो इसको इतनी सज़ा मिलेगी, सादा थेफ्ट है तो इसको इतनी सज़ा मिलेगी। फिर जब हम गए किस पे, ट्रेसपास पे, तो ट्रेसपास की भी फिर फर्दर काइंड्स आ गई। लर्किंग हाउस ट्रेसपास आई, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट आई, और फिर उसके बाद हाउस ब्रेकिंग आई, और फिर दूसरी भी आ गई। अब इसको याद कैसे रखा जाए, पीपीसी के डेफिनेशंस तो याद हो जाती हैं, पीपीसी के कॉन्सेप्ट्स तो याद हो जाते हैं, लेकिन पनिशमेंट्स याद नहीं होती। अब पनिशमेंट्स को याद रखने के लिए आखिर ऐसा क्या करें कि हमारा ज़हनी मुआवजा इतना तेज़ हो जाए कि हम जो है एक एक चीज़ याद रख लें। सबसे पहली चीज़ कि सोशल मीडिया के अंदर जितनी भी वाया चीज़ें हैं उनको देखना छोड़ दें, ठीक है, उससे ज़हनी मुआवजा आपका कमज़ोर होता है। दूसरी चीज़ ये कि आपने रिपीटेशन करनी है। रिपीटेशन किस तरीके से होगी, रिपीटेशन इस तरीके से होगी कि आपने एक चैप्टर को डिवाइड कर लेना है कि मैंने ये लेक्चर जो है वो 2 दिन के अंदर सुनना है। पहले क्या करना है, पहले आपने बैरक को पढ़ा, इतने सारे ऑफेंसेस को पढ़ा, पूरे के पूरे चैप्टर को ही आप मुका गए, पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ लिया अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद फिर आप जो है आगे लेक्चर की तरफ, लेक्चर को आपने अच्छे से सुन लिया। जब लेक्चर को आपने सुन लिया, जाहिर सी बात है वो 3 से 4 दिन बाद आपको भूल जाएगा, और अभी तो टाइम पड़ा है। अगर आप कहते हैं कि अभी टाइम है लॉ गेट के अंदर, तो क्या किया जाए, तो इसका ये हल है कि पहले पीपीसी का वो चैप्टर क्लियर करें जो इजी है। जब आपने इजी चैप्टर को क्लियर कर लिया, हार्ड को छोड़ दिया। अब जब हार्ड का टाइम आया, उसको क्या किया, उसको सबसे पहले तो देखकर आपने वर्ड बाय वर्ड बैरक को उतार लेना अपने कॉपी के अंदर, क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो हमारा दिमाग थोड़ा बहुत चलना, काम करना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है।
जब आप लिख रहे हैं आपकी राइटिंग भी जो है अच्छी हो रही है, बेटर हो रही है। अब जब आप लिख रहे हैं तो लिखने के वक्त भी आपके कुछ वर्ड्स आपके माइंड के अंदर आएंगे। फिर क्या करना है, फिर कोशिश करनी है उसको मेमोराइज़ करके बिना देखे लिखें। लेकिन मेमोराइज़ नहीं हो रहा तो क्या करें, तो उसको 2 से 3 बार गो थ्रू करें, 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ें। जब 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ा तो भी आपको याद नहीं हुआ, दोबारा पढ़ें, चौथी बार पढ़ें, 5वीं बार पढ़ें, फिर इंशाल्लाह आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। पहली बार पढ़ने में जो है ना, मैं कहता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम मैंने पीपीसी पढ़ी थी तो मुझे अच्छे से याद है कि मुझे अच्छा खासा टाइम लगा था और मेरा ज़हन, दिमाग की रगें फटने को आ गई थी कि ये इतना मुश्किल है और इतना ट्रिकी है कि इसके वर्ड्स याद नहीं होते, इसकी सज़ाएँ याद नहीं होती। तो सज़ाओं को याद करने के लिए मैंने किया क्या? सज़ाओं को याद करने के लिए मैंने ऐसा किया कि जो पनिशमेंट्स 3-3 साल वाली है उनको एक तरफ कर दिया। जो सज़ाएँ 7-7 साल वाली है उनको एक तरफ कर लिया, और जो 14 साल वाली है उनको एक तरफ कर लिया, 10 साल वाली को एक तरफ कर लिया, फिर पनिशेबल विद डेथ वाली को एक तरफ कर लिया और लाइफ इम्प्रिजमेंट वाली को एक तरफ कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको सज़ाएँ याद हो जाएंगी। और इसके जो सेक्शंस हैं वो किस तरीके से याद होंगे, अब इसका भी मैं आपको तरीका बता दूं। देखें, जब आपने एक बुक खोली पीपीसी की, खोलने के बाद क्या किया, आप चले गए इसके कंटेंट की तरफ। कंटेंट की तरफ जब आप जाएंगे तो आपने ये देखना है कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं। जब देखें, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, जब आपको उसकी सज़ाएँ भी याद हो गई, तो अब आप कहते हैं कि नहीं, मुझे फिंगर टिप्स पे लेके आना है इन सेक्शंस को। तो आप चले जाएँ किसके तरफ, कंटेंट की तरफ, और इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे टिक करें और उसका सेक्शन को अपनी नज़रों से दोहराते जाएँ। ठीक है, अपनी नज़रों से उसको गुजारते जाएँ, 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार हो सके उसको देखना है। 27 में 25 में फ्रॉडुलेंटली है, 26 में रीज़न टू बिलीव है, 27 में प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ है। अच्छा भाई, उसके बाद 28 में क्या है, काउंटर फिटिंग है, 29 में डॉक्यूमेंट है। इस तरीके से आप उसको गुजारते चले जाएं। ठीक है, अब फिर आगे जाएंगे तो हम जब आएंगे इस चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 17 की तरफ, तो अब क्या होगा, अब हमें थेफ्ट मिला, थेफ्ट की पनिशमेंट मिली 378, 379, फिर ये हमें जो है चैप्टर पता चलो आपको सेक्शन याद नहीं होते तो कम से कम इसका पोर्शन याद हो जाए कि भाई ठीक है, 378 से लेकर 382 तक थेफ्ट है। अब 383 से लेकर 389 तक क्या है, एक्सटॉर्शन है। फिर उसके बाद 390 से जो है रॉबरी स्टार्ट हो रहा है, और फिर जो है आगे 391 में डकैती है। तो इस तरीके से भी अगर आपको याद होगा तो ये भी मोर देन इनफ है। और पहली बात तो ये कि लॉग एड का अगर कोई लॉग एड दे रहा है या फिर कोई स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहा है तो उसके अंदर तो जो है ये आपसे पूछा नहीं जाता कि ये इसका सेक्शन क्या है, इसका सेक्शन क्या नहीं है। आपसे जस्ट कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा और उसके मेन जो वर्ड्स हैं बैरक के वो निकाल के पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब पीपीसी आज हो गया एंड। कल हमने क्या करना है, कल हमने जो है इसका मॉक टेस्ट लेना है पूरे के पूरे पीपीसी का। चलें, अगर कल नहीं दे सकते तो परसों दे दीजिएगा, परसों ठीक रहेगा। ठीक है, परसों आपने क्या करना है, परसों अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर आना है और पीपीसी का जो है अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट देना है, और उसके अंदर फिर देखा जाएगा कि किसके कितने मार्क्स हैं, कि किसकी किस हद तक तैयारी हो चुकी है, ताकि एटलीस्ट मुझे क्लियर हो कि मैं जो इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ आपके ऊपर, मैं जो इतनी एफर्ट्स लगा रहा हूँ, क्या ये वाकई आगे चल के काम आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से इसको 2 से 3 बार बैरक को गो थ्रू करना है, इसके इलस्ट्रेशन सारी की सारी पढ़नी और पनिशमेंट्स को अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ तक कोई भी क्यूरी तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।